नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की दो नीतियों राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की चर्चा करेंगे। जीएस3 इंडियन इकोनॉमी के लिए इसकी समझ होना बहुत आवश्यक है। ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ से परिचित कराएगा और आपको लिखने में आसानी होगी। आप निबंध में भी इसका उपयोग कर पाएंगे। और चलिए इसको पढ़ते हैं फिर। देखिए, इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि राजकोषीय नीति से क्या आशय है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर बताते हुए राजकोषीय नीति का महत्व सुझाएं। समझ रहे हैं आप? राजकोषीय नीति का अर्थ सबसे पहले बताना है, फिर राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर समझना है और राजकोषीय नीति का महत्व समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राजकोषीय नीति सार्वजनिक व्यय कराधान राजकोषीय नीति सार्वजनिक व्यय कराधान सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति है। समझ रहे हैं आप? जो सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, टैक्सेशन लगाती है और पब्लिक डेप्ट लेती है ना, तो उससे संबंधित जो ये पॉलिसी होती है वो राजकोषीय नीति होती है। तो सबसे मुख्य है कि सरकार अर्थव्यवस्था की निगरानी एवं आर्थिक विकास के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लेती है। देखिए, सरकार जो है कल्याणकारी होती है और सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास तभी सुनिश्चित होगा जब देश में एक अच्छी राजकोषीय नीति लागू होगी। तो अच्छी राजकोषीय नीति के लिए वो सरकार बजट का सहारा लेती है, जिसमें वो कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि के स्रोतों के बारे में चर्चा करती है कि किस किस प्रकार से उनका प्रबंधन करेगी, किस किस प्रकार से क्रियान्वयन करेगी, इसकी चर्चा करती है। इसको एक फ्लोचार्ट के माध्यम से देखते हैं। सार्वजनिक नीति में मुख्य तीन चीज़ें हैं: सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण। देखिए, ये तीनों जो हैं बजट के पार्ट हैं। तो जो राजकोषीय नीति होती है उसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं, उसका जो एक टूल होता है वो बजट होता है। तो ये बजट में तीन मुख्य चीज़ें हैं: सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण। ठीक। तो अब इसको हम देखते हैं, सार्वजनिक व्यय क्या है। सार्वजनिक व्यय सरकार कल्याणकारी है, मैंने बताया। तो कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेगी, सैलरी देगी, पेंशन देगी, इस तरह के सार्वजनिक व्यय का काम करेगी। कराधान, कराधान क्यों टैक्सेशन लगाएगी, सरकार टैक्स क्यों लगाती है। देखिए, टैक्सेशन को इस तरह से हम समझ लेते हैं कि सरकार क्या होती है, कल्याणकारी होती है। तो जिस प्रकार से सूर्य हमसे कुछ पानी लेता है और उसके बदले वो ज़्यादा पानी बादलों के रूप में इकट्ठा करता है और ज़्यादा पानी वर्षा के रूप में छोड़ता है, यानी हमारी कल्याण के लिए वाष्पोत्सर्जन करता है और वर्षा करता है। ठीक इसी प्रकार से सरकारें जो हैं वो टैक्स लेती हैं ताकि धन का पुनर्वितरण कर सकें, आय असमानता को दूर कर सकें। तो ये कराधान का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, कराधान में दो चीज़ें हैं। कराधान में निवेश को बढ़ाने के लिए कर घटाना। अगर टैक्स घटाएगी सरकार तो फिर क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। ठीक। तो अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होगा। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में महंगाई ज़्यादा है, मुद्रास्फीति ज़्यादा है, मुद्रास्फीति में सबसे मुख्य होता है कि जो होता है मतलब पैसे की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। करेंसी का फ्लो ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है मुद्रास्फीति में। उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, कर को बढ़ा देती है। जब टैक्स को बढ़ा देती है सरकार, टैक्स को बढ़ा देती है तो जो पैसे का फ्लो है वो गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। गवर्नमेंट इनकम टैक्स, जीएसटी, सब हर तरीके से जो है इकट्ठा करती है और फिर क्या होगा, देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। तो राजकोषीय नीति में आप समझे होंगे कराधान का ये उद्देश्य है। अब सार्वजनिक ऋण देखते हैं। सार्वजनिक ऋण भी सरकार लेती है। किसान बचत पत्र, अनुबंध के माध्यम से, राष्ट्रीय विकास पत्र के माध्यम से सरकारें भी राजकोषीय सार्वजनिक ऋण लेती हैं और फिर ये ऋण इसीलिए लेती हैं ताकि कल्याण कर सकें। तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे राजकोषीय नीति को। तो आप राजकोषीय नीति को सबसे मुख्य यही बात देखेंगे कि आर्थिक विकास करने के लिए ही सरकार इन तीन औजारों का सहारा लेती है और यही तीन औजार जो होते हैं मिलकर के राजकोषीय नीति कहलाते हैं। तो एक ऐसी नीति जिसमें सरकार सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करती है, उसके लिए नीतियाँ बनाती है, वो राजकोषीय नीति कहलाती है। तो राजकोषीय नीति के बाद हम राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के में अंतर देखते हैं। देखिए, दो प्रकार की नीतियाँ हैं: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। और इसको हम देखते हैं। तो राजकोषीय नीति में क्या होता है, मैंने बता ही दिया। सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक संबंधित नीति होती है।
मौद्रिक नीति मुद्रा व साख के नियमन या नियंत्रण से संबंधित नीति होती है। इसमें मेनली मनी जो होता है और क्रेडिट जो होता है उसके लिए प्रबंध करने से संबंधित होता है। देखिए अभी आगे आप अंतर समझेंगे। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। जबकि मौद्रिक नीति जो होती है उसका संचालन केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करती है। तो ये बहुत आसानी से इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। तीसरा अंतर और अगला अंतर क्या है? बजट और कराधान इसके उपकरण है। मैंने अभी ऊपर बताया ही था कि ये टैक्सेशन और बजट जो होते हैं वो फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के उपकरण होते हैं। जबकि मौद्रिक नीति जो आरबीआई जारी करती है उसके उपकरण बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारे होते हैं। इन्हीं में सरकार जो आरबीआई है वो इसको बढ़ा करके घटा करके अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कंट्रोल करती है। देखिए लिक्विडिटी से आशा है कि अर्थव्यवस्था में जो जो मुद्रा है वो पर्याप्त उसका फ्लो बना रहे, इसीलिए लिक्विडिटी शब्द का यूज किया जाता है। तो सबसे मेन यही है कि अर्थव्यवस्था में जो है मुख्य उद्देश्य सरकारों का होता है, यानी आरबीआई का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता बनी रहे। और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता बनी रहेगी तो उससे फिर क्या होगा? मुद्रास्फीति और जो है मंदी, इन दोनों स्थितियों में कंट्रोल पा सकेंगे सरकार आरबीआई। आगे देखते हैं। राजकोषीय नीति का उद्देश्य और मौद्रिक नीति का उद्देश्य, इन दोनों उद्देश्यों में भी अंतर है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य काफ़ी व्यापक है, जैसे आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार, इन सब चीज़ें हो जाएंगी। मौद्रिक नीति जो है अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता को बनाए, अभी मैंने ऊपर बताया तरलता को बनाए रखना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जो प्लस माइनस 4% के आसपास जो है एक आइडियल मानी जाती है मुद्रास्फीति। तो ये हो गया मुद्रास्फीति राजकोषीय नीति में और मौद्रिक नीति में अंतर हो गया। अब राजकोषीय नीति का महत्व देखते हैं। देखिए राजकोषीय नीति का महत्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को बनाए रखना। मैंने बताया कि सरकारें कल्याणकारी है, उनका उद्देश्य आर्थिक विकास करना है। अगला, विदेशी उद्योगों से घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है, यानी जो शिशु उद्योग हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनकी रक्षा करना बड़े उद्योगों से। जैसे विदेशी उद्योग, जो घरेलू उद्योग है उनकी रक्षा विदेशी उद्योगों से की जाएगी। जैसे कि देखिए हार्ले डेविडसन बाइक है, उस पर टैक्स ज़्यादा सरकार लगाती है, ताकि यहाँ की जो बाइक्स हैं, जो यहाँ के जो उसके कंपटीशन में जो छोटे उद्योग हैं उनकी रक्षा की जा सके। जीवन स्तर, देखिए सामाजिक न्याय की का भी लक्ष्य होता है। जीवन स्तर, गरीबी, रोजगार, इन सब का भी लक्ष्य होता है ना। सरकार जो है क्या होगा, असमानता को दूर करने के लिए सरकार अधिक टैक्स बढ़ाएगी। टैक्स अधिक बढ़ाएगी, सरकार का राजकोष बढ़ेगा। सरकार का गवर्नमेंट स्पेंड, राजकोष बढ़ेगा तो वो अधिक से अधिक एक्सपेंडिचर करेगी, खर्च करेगी योजनाओं पर। और खर्च करेगी तो जीवन स्तर सुधरेगा, गरीबी कम दूर होगी, रोजगार का लक्ष्य प्राप्त होगा। ये आगे है भी, असमानता को दूर करने में सहायक है। अर्थव्यवस्था का मांग का स्तर बनाए रखना। अब अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर भी बनना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी भी रहना जरूरी है ताकि निवेश हो और आर्थिक विकास प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि राजकोषीय नीति के ऊपर देखिए एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं अच्छा सा, कि राजकोषीय नीति देश के सामाजिक आर्थिक विकास को बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए राजकोषीय नीति का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी है, सामाजिक न्याय भी है। तो ये एक मतलब एक ऐसा विकास जो समावेशी हो, इस तरह के विकास। क्योंकि देखिए सरकारें कल्याणकारी हैं, इस बात का आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा। वो सिर्फ आर्थिक विकास नहीं करेंगे, आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी करेंगी। जो टैक्स को वो कलेक्शन करेंगी उनका उपयोग वो जो है सामाजिक आर्थिक योजनाओं पर खर्च करेंगी। जो है लोगों को जो है हेल्थ इंश्योरेंस देंगी, बीमा देंगी। इसके साथ साथ मनरेगा जैसे कार्यक्रम करेंगे, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, चिकित्सा, सारी चीज़ों पर वो खर्च करेंगे। इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक उद्देश्य जो है वो फलित होगा। इसके साथ क्या होगा, देश, इसके अलावा देश में, इसके साथ साथ देश में उद्योग और निवेश के लिए स्वस्थ माहौल भी तैयार रखेंगी। यानी देखिए यहाँ पे हो गया ये आर्थिक विकास, यानी निवेश और इसका माहौल बनाएगी अर्थव्यवस्था में। सामाजिक विकास यानी वंचितों, दलितों, गरीबों, इन सब का भी ध्यान रखेगी। तो यही मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास जो है, क्योंकि वो राजकोषीय नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, वो वित्त मंत्रालय जारी कर रही है, तो उसका उद्देश्य काफ़ी व्यापक होता है। जबकि मौद्रिक नीति जो होती है वो अर्थव्यवस्था में उसका कार्य लिक्विडिटी बनाए रखना है, मुद्रास्फीति, इस तरह की चीज़ों पर नियंत्रण है, विनिमय दर नियंत्रण है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है। यानी ज़्यादा व्यापक है राजकोषीय नीति। तो आप इस तरीके से सरलता से इन दोनों नीतियों को समझ पाएंगे। अगर आप इन दोनों नीतियों में अंतर समझ जाते हैं तो आप अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख नीतियाँ
बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे और इसका उपयोग आप कर पाएंगे अर्थव्यवस्था को समझने में। और इसी तरह से हमारी ये क्लास चलती रहेगी। और जैसे कि मैंने मेरा पिछला वीडियो बजट पर था, तो बजट में क्या हुआ कि राजकोषीय नीति की बार बार चर्चा आ रही थी, इस तरह की बातों की, तो इसीलिए मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में मैंने अंतर भी समझा दिया आपको। तो ये आपको प्री मेंस दोनों में एक अर्थव्यवस्था की एक बेहतर समझ के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके बाद हम अगली क्लास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर लेंगे, सतत विकास पर लेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था में सबसे मेन आर्थिक विकास ही बार बार आ रहा है। अब आर्थिक विकास क्या होगा, उसके विभिन्न तरीके हैं। जैसे कि आर्थिक विकास सबसे मेन है, अर्थव्यवस्था में जो है सरकारों को उद्देश्य आर्थिक विकास होता है। लेकिन आर्थिक विकास ऐसा ना हो कि वो धारणीय विकास के से अलग हो, पर्यावरण को ध्यान में रख करके ना हो, वो सतत ना हो, संपोषणी ना हो। तो इस वजह से जो है यहीं पे आर्थिक विकास में जो है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, मुद्दा आता है, और जिसकी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे आसानी से राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।